नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक ऐसी खबर के साथ करेंगे जिससे अब राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हरियाणा में चुनावी पारा भी हाई होता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस भले ही अपने संगठन निर्माण की उलझन को अभी तक न सुलझा पाई हो, लेकिन जनता के बीच नई नई गारंटियां पेश की जा रही हैं, नए नए ऐलान लगातार किए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हुड्डा ने कहा है कि सरकार बनी तो ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इसी तरह से पिछले महीने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने यह कहा था कि सरकार बनने पर अति पिछड़ा समाज से डिप्टी सीएम बनाने की कोशिश रहेगी। यूं तो चुनाव में जातियों का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है, ऐसा जातियों का इस्तेमाल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब इन बयानों के बाद प्रदेश में सियासी गलियारों में एक बार फिर से चुनाव में कांग्रेस के कास्ट कार्ड पर चर्चा छिड़ चुकी है और कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अब कांग्रेस जाति आधारित राजनीति करके चुनाव में लाभ लेने की कोशिश कर रही है। और सवाल यह भी है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कितने उप मुख्यमंत्री बने। आपने उसका सम्मान किया है सबसे पहले और जो 19 में वायदा किया था पूरी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसका है। और जो 19 में वायदा किया था पूरी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसका है। और इस बार कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम प्रयास रहेंगे उस बात के लिए कि जैसे ही अति पिछड़ा वर्ग से एमएलए चुन के आते हैं उनको हम उप मुख्यमंत्री के पद से सुशोभित करेंगे। और इन्हीं बयानों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। केवल ढींगरा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और राजेंद्र यादव ने वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगा केवल ढींगरा जी, क्योंकि जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, बयान आपने सुनी लिए होंगे अपने दोनों नेताओं के, ऐसा लग रहा है जैसे हर वर्ग में, हर जाति व्यवस्था में जिस तरह से भी आपको लाभ दिखाई देगा उसी तरह से आप डिप्टी सीएम का भी ऐलान करते जा रहे हैं। नहीं, देखिए, प्रतिनिधित्व देने की बात है जी। जिस समय जो लगता है कि कोई हम जब कार्रवाई करते हैं तो किसी को ये लगता है कि मेरे को मंत्री बनना चाहिए या मेरे को वो बनना चाहिए, तो सरकार का अपना प्रतिनिधित्व है, वो किसी को क्या दे। सवाल ये है कि बीजेपी क्या कर रही है, वो भी तो यही काम कर रही है। बीजेपी कौन सा कोई उसके बारे में कोई चर्चा तो कोई करता नहीं कि वो क्या कर रही है। आप सारे के सारे डब्बी मुख्यमंत्री बनाए जिस तरीके से स्टेटों के अंदर अपने रबड़ स्टैंप की तरीके से उसको यूज किया गया, तो ये सभी अपना अपना तरीका, अपना अपना फॉर्मूला, राजनीति में अपने अपने तरीके से हर एक आदमी चलता है। लेकिन सवाल ये है कि काम कौन करता है देश के लिए। अब जिस तरह से हुड्डा साहब की सरकार की बात करिए तो 2300 करोड़ का बजट था जिस समय हुड्डा साहब की 2005 में सरकार आई थी। जिस समय गई थी तो करीबन 14 गुना बजट बढ़ गया था और 38,000 और फिर उसके बाद 60,000 करोड़ का बजट जो है वो हुआ था। इसी तरीके से काम करने के ऊपर बात होती है। कई तरह के इंस्टीट्यूशन बनाए, कई कुछ किया, कहीं कोई लोन नहीं लिया, कहीं कोई अमाउंट जो है वो हरियाणा के सिर पे कर्जा नहीं चढ़ाया। इस सरकार ने 9 साल के अंदर हरियाणा के ऊपर करीबन 4.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया और उसके बाद कोई काम किया नहीं पूरे 9 साल के अंदर। केवल ढींगरा जी, सवाल यही है कि काम के नाम पर जा रहे हैं या फिर इस तरह से लोक लुभावन बातें कह करके, इस तरह की घोषणाएं करके, इस तरह के ऐलान करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? नहीं, काम और प्रतिनिधित्व देना दोनों ही बातें जो होती है वो सत्ता के साथ, सरकार के साथ चला करती है। इसमें कोई भी ऐसा झूठा दल नहीं है, चाहे वो कोई भी दल हो, सभी के सभी अपने अपने तरीके से काम करते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र चौहान जी, आप क्या समझ रहे हैं इन बयानों को लेकर के? क्योंकि एक तरफ पिछले महीने बीबी बत्रा जी कह रहे हैं कि अति पिछड़ा वर्ग से डिप्टी सीएम बनवाएंगे, तो कल
पूर्व मुख्यमंत्री खुद इस बात को कह रहे थे कि पिछली बार 2019 में भी कहा था और अब फिर कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज से एक डिप्टी सीएम होगा। तो इस तरह से डिप्टी सीएम अलग अलग वर्गों में घोषणाएं की जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बहुत विनम्रता के साथ और हरियाणा की जनता के भरोसे के सहारे पर एक बात कह रहा हूं कि कभी कांग्रेस की सरकार आएगी तब तो इनके ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने साकार होंगे। ना कांग्रेस के यहाँ नूमन तेल होगा, ना कांग्रेस की राधा नाचेगी। दूसरी बात ये कि कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी को आए दिन कभी ये कहती है कि हम जाति की राजनीति करते हैं, कभी कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, वो कांग्रेस आज किस तरह एकदम नंगी होकर के जाति में समाज को बांटते हुए जाति की राजनीति खुलेआम कर रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। आप मुझे ये बताएं कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, क्या उनकी जाति देखी जानी चाहिए? जाति जो मुख्यमंत्री बनता है, जो उप मुख्यमंत्री बनता है, हम ये मान के चलते हैं कि वो सर्व समाज का है, सब समाजों का है। पहले उसकी जाति देखेंगे, फिर आप उसको उस आसन पर बिठाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में तो जाति घुसी हुई है, आप जाति से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ये घनघोर जातिवादी लोग हैं, क्योंकि इनसे जनता को ये जनता के असली मुद्दों पर अपनी बात समझाने में नाकामयाब हैं। इसलिए अब इन्होंने ये आखिरी पैंतरा जाति का, जातिवाद का, जाति के सेंसस का, जातियों के उप मुख्यमंत्रियों के ऐलान करने का शुरू किया है। आप इनसे ये पूछिएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री न रहे हों तब तो वो ये कहें कि हम ये करेंगे तो हम आएंगे तो ये कर देंगे। भाई, आप 10 साल लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, आपके पास पूरी ताकत थी, आप तब क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बनाते नजर आए ब्राह्मण समाज का? या किसी तब क्यों प्रतिनिधित्व नहीं दिया? सवाल तो ये भी है। आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा जी। 2 टर्म में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो नहीं किया, उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाम की शख्सियत पर हरियाणा की जनता भला भरोसा क्यों करेगी? और एक बड़ा सवाल आपने भी उठा दिया कि जहां जिस बिरादरी के सम्मेलन में जाएंगे ये जातिवादी लोग, वहां उसको झुंझुना थमा के आ जाएंगे। बीबी बत्रा अति पिछड़ों का उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो ब्राह्मणों का उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कुमारी शैलजा से पूछिएगा वो दलितों का मुख्यमंत्री बनाती हुई दिखाई देंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ हैं, क्या हैं, कुमारी शैलजा कहाँ हैं, क्या है हरियाणा की राजनीति में, ये सबको मालूम है। ये बेनकाब हुए नकारे हुए लोग हैं, इनको, इनकी भाषा को और इनके द्वारा गुमराह करने के लिए किए जा रहे इन षड्यंत्रों को, साजिशों को हरियाणा का जनसाधारण, जनसामान्य अच्छे से समझता है। बिल्कुल। राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मैं फिर आऊंगा प्रोफेसर। केवल जी, ये कोई दलील हुई क्या? नहीं, कोई फलाना ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, इसलिए मैं भी करूंगा। अगर कोई चीज गलत है तो गलत है। ठीक है डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास, अभी चर्चा जारी है, लेकिन राजेंद्र जादौन जी भी, उन्होंने भी चर्चा में ले लेते हैं हिस्सा, उनकी भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं एक बार। राजेंद्र जादौन जी, आपको क्या लग रहा है इस तरह के बयानों से, इस तरह की घोषणाओं से क्या कोई कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा हरियाणा में? देखिए, ऐसा है कि जहां भी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, अलग अलग देशों में देखें, जहां भी जिन आधारों पर समाज का विभाजन है, तो राजनीति भी उसी तरह से विभाजित होती जाती है। तो अब यहाँ हमारे देश में राजनीति, हमारे समाज में जाति विभाजन है, तो राजनीति भी जाति आधारित हो गई और सब जो है राजनीतिक दल राजनीतिक आधार पर सब समाज के विभिन्न वर्गों को साधने का काम करते हैं, उनको रिझाने का काम करते हैं। अभी देखिए कि पहले तो ये जाति समीकरण का शब्द जो उनको परिभाषित किया जाता था जाति समीकरण के रूप में, मायावती जी आई यूपी में तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग नाम दे दिया। अब सोशल इंजीनियरिंग की हद देखिए कि उन्होंने एक बार अग्रवाल समाज को जोड़ने का काम किया, तो उसमें भी इतना विभाजन कर दिया कि अग्रवाल या वैश्य समुदाय के जितने भी गोत्र थे, तो उन्होंने उसका भी बाइफर्केशन दिया, पूरा विभाजन दिया कि वैश्य समुदाय में मैंने इस गोत्र को इतना परसेंटेज दिया, टिकट दिए और इतना उनको महत्व दिया पार्टी में,
इतने पद दिए और इस गोत्र को इतने दिए। तो ये जातीय आधार बड़ा कटु सत्य है, भारतीय राजनीति का कटु सत्य है कि जाति समीकरणों को या जिसको सोशल इंजीनियरिंग कह दिया जाए, एक तरफ तो वो ये कहेंगे कि हम जोड़ने का काम कर रहे हैं क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग का मतलब है जोड़ना, तो वो ये कहते हैं। ये तर्क ये दिया जाता है कि प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। राजेंद्र जादव जी, आप समझ रहे हैं कि प्रतिनिधित्व दे रहे हैं जाति को, लेकिन जाति आधारित राजनीति करने से नुकसान कितना है, फायदा कितना है, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। वो ऐसा है कि अंदरूनी जो है इस समय फिर कंपटीशन की भावना पैदा होती है और फिर एक दूसरे के प्रति जो है एक दूसरे को पीछे छोड़ने और टांग खिंचाई का सिलसिला भी चलता है। बाकी तो ठीक है, फिर राजनीति में तो सभी यही कर रहे हैं। अब 10% यहाँ हरियाणा में ब्राह्मण समुदाय है, तो हुड्डा साहब ने सोचा भाई कांग्रेस का माहौल बन रहा है, अब जो है इन जाति समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग भी कर ली जाए। तो उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे। अब डिप्टी सीएम का तो ये है कि कई राज्यों में 2-2, 3-3 भी बने हुए, तो वो तो ब्राह्मण को भी बना सकते हैं। एससी जो है हरियाणा में 20 से ऊपर है, 20% से ऊपर, उनको भी बना सकते हैं। बाकी तो और हैं दूसरे समुदाय, तो ये 10% राजपूत समुदाय है और एससी वर्ग है 20% से ऊपर। तो ये सोशल इंजीनियरिंग चल रही है राजनीतिक लाभ के लिए और सत्ता हासिल करने के लिए। अब इसमें यह है कि अंदरूनी विभाजन से कई तरह के कंपटीशन पैदा होते हैं। अभी आरक्षण को देखो कि कोई आरक्षण को बनाए रखने के पक्ष में है, कोई आरक्षण विरोधी आंदोलन चला रहे हैं, कुछ आरक्षण हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। तो ये जो प्रिविलेज जिस तरह के दिए जाते हैं, तो उससे फिर ये देखा जाए तो समाज में 2 बड़े वर्ग हैं, गरीब और अमीर। जो आर्थिक खाई है उसको पाटने का काम होना चाहिए, लेकिन हो रहा है अब ये जाति समाज में जो है जिस तरह का विभाजन है उसका, उस स्थिति का फायदा उठाने का ये पॉलिटिकल प्रयास होता है। जी बिल्कुल। केवल ढींगरा जी, क्या ये साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा कि सिर्फ और सिर्फ जाति आधारित लाभ लेने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि घनघोर जातिवाद है कांग्रेस का? क्या ऐसा संदेश नहीं जा रहा है? नहीं, देखिए जिस तरीके से 9 साल की बीजेपी की हरियाणा में सरकार रही, आपने देखा होगा इसी सरकार के अंदर एक जाट रक्षण हुआ जिसमें जातिवादी हरियाणा में लोगों को बांटा गया। वो कौन किसके द्वारा बांटा गया? बीजेपी के द्वारा। और उसके अंदर एक इन्होंने प्रकाश सिंह जो है कमेटी गठित की, बीजेपी ने ही, और उस कमेटी की रिपोर्ट को अंडर टेबल कर दिया गया क्योंकि उस कमेटी की रिपोर्ट जो थी वो बीजेपी के ही लोग उसी के अंदर सम्मिलित पाए गए। उसके अंदर सभी जो इनके नेता थे उनका नाम था कि इन लोगों ने ही जाट रक्षण को भड़काया, और ये रिपोर्ट आने के बाद इन्होंने खुद ही उसको अंडर टेबल कर दिया, उसको सार्वजनिक नहीं किया। अगर वो सार्वजनिक करते तो इनकी क्लैरिटी खुलती थी इस बात से। इसी तरीके से लगातार पूरे देश के अंदर मोदी जी ने पटेल वर्सेस नॉन पटेल, मराठा वर्सेस नॉन मराठा, मुस्लिम वर्सेस हिंदू, सिख वर्सेस नॉन सिख, सारे देश के अंदर इस तरीके से काम किए, और ये बात करते हैं कि कांग्रेस ऐसा काम कर रही है। इनको अपने अंदर झांकना चाहिए कि पूरे देश के अंदर इन्होंने क्या किया और 9 साल के अंदर पूरे प्रदेशों के अंदर क्या किया, जातिवादी राजनीति की या नहीं की, और दूसरी तरफ उसका फायदा भी किस तरीके से लिया। काम कोई किया नहीं, हमारे देश के ऊपर 112 लाख करोड़ रुपए का लोन ले लिया, और वो पैसा कहाँ गया ये पता नहीं अभी तक। नहीं, केवल ढींगरा जी पर बात नहीं करेंगे। केवल ढींगरा जी, जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं करने के बजाय दाएं बाएं जाएंगे, ये कांग्रेस की शैली नहीं। केवल ढींगरा जी, जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं उससे साफ तौर पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी भी जातिवादी राजनीति करती है। हाँ, अभी और बताता हूँ मैं। अब मुझे उत्तर देने दीजिए ना, अब ये फिर बोल पड़े बीच में। वीरेंद्र जवाब दे दीजिए, उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं उत्तर दे दूं, मेरे ख्याल से मेरी बारी है। जी जी जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कितनी बेशर्मी के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जाट आरक्षण, पहले अपने शब्दों की मर्यादा तो रखे कम से कम। मैंने आपको बेशर्म शब्द का यूज किया कोई वर्ड कहीं? रोक दीजिए, ये जो प्रवक्ता है बेशर्म है। रुकिए, आप अपने शब्दों की मर्यादा तो रखे कम से कम। डिबेट से रहते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे मुझे लगता है। केवल ढींगरा जी एक बार सुन लीजिए। आप बेशर्मी की वर्ड यूज कर रहे हैं और आप नहीं, इनको शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी? कितनी मर्यादा रखते हैं
सब देख रहे हैं। इनको शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, शर्मी किस बात की है? केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, आपने आरोप लगाया एक बार, अब उनका जवाब तो सुन लीजिए आप। नहीं, इनका शब्दों की मर्यादा क्या ठीक है, है? ठीक है, ठीक है, चौधरी शर्मी कितनी ज्यादा है? रुको मैं बताता हूँ, शब्दों की मर्यादा सिखाता हूँ, जरा मैं बता देता हूँ, याद करा देता हूँ, 2 वाक्य में याद करा रहा हूँ। केवल शब्दों की मर्यादा सिखाने वाले केवल ढींगरा उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के एक नेता ने निर्लज्जता के साथ हरियाणा के करोड़ों लोगों को राक्षसी प्रवृत्ति का और राक्षस कहा। ये शब्दों की मर्यादा सिखाएंगे, ये उस पार्टी के लोग हैं। आपने क्या क्या कहा है वो मैं भी बता सकता हूँ। सुनना चाहिए ना, मर्यादा सिखा रहे थे वीरेंद्र चौहान जी, वीरेंद्र चौहान जी, मैं मूल मसले वीरेंद्र चौहान जी, यहाँ इस बात पर रहना चाहता हूँ। वीरेंद्र चौहान जी, मैं मूल मसले पर रहना, हाँ, मूल मसले पर रहिए, अपना जवाब दीजिए जी। केवल ढींगरा जी, सुन लीजिए सर, आपने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं और आप पर भी आरोप लग रहे हैं, तो चर्चा चलती रहे, वैसा माहौल बनाए रखिएगा प्लीज जी। अरे शब्दों की मर्यादा बता तो दी, आपकी मर्यादा आपको आईना दिखाया। केवल जी सुन लीजिए, इस तरह व्यर्थ में, इस तरह व्यर्थ को रोटी देंगे, इसको नहीं देंगे, नहीं, इस तरह से समय ही बर्बाद होता है केवल ढींगरा जी, कोई फायदा नहीं है उलझने का इस तरह से। नहीं, इन्होंने जो केवल ढींगरा जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? केवल ढींगरा जी, ढींगरा साहब, आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपके नेता ने और आपकी पार्टी ने वो इलाज करेंगे, आपका मर्यादा सिखाएंगे आपको। इस तरह कहा था, ये कह रहा हूँ, रोटी देंगे, इसको नहीं देंगे, वीरेंद्र चौहान जी, आप अपना जवाब दीजिए सर। ये रुकेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। जी, मैं जी, ये कह रहा था कि बहुत निर्लज्जता के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कह दिया कि शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं। आंदोलन। नहीं, इसमें कौन सी शब्दों की मर्यादा वाली बात है? केवल ढींगरा जी, आप भी आरोप ही लगा रहे हो ना उन पर। कुत्ते को रोटी देना, इसके साथ बात करना, इसके साथ ना बात करना, जातियों को आपस में छेड़ना, ये किसने कहा था? इन्होंने क्या हमने? इनको ये निर्लज्जता नहीं थी क्या? नहीं, मैं इसके साथ बात नहीं, मुझे आप दोनों से आगे बढ़ना पड़ेगा। राजेंद्र जादौन जी के पास में जा रहा हूँ, माफी चाहूंगा वीरेंद्र चौहान जी, केवल ढींगरा जी, आप दोनों ही जिस तरह से आपस में उलझ रहे हैं, मुझे राजेंद्र जादौन जी के पास जाना होगा। राजेंद्र जी, मर्यादा होनी चाहिए ना, इनकी बेशर्मी रुकनी चाहिए, निर्लज्जता रुकनी चाहिए। राजेंद्र जी, आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि कोई एक ऐसी अकेली पार्टी तो नहीं है कांग्रेस जो जातिवाद को देख करके फैसले लेती हो। सोशल इंजीनियरिंग का काम तो लगभग सभी पार्टियां करती हैं। राजेंद्र जादव सभी कर रहे हैं, कोई भी पार्टी बची हुई नहीं है। जो पार्टी हो सकता है कि नीतिगत रूप से और सैद्धांतिक रूप से नहीं भी चाहती हो, तो भी उनको सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि समाज उस तरह से बटा हुआ है। कहते हैं कि पानी जो है जहाँ रास्ता मिलता है उधर को उसका रुख पानी को करना ही है। तो ऐसी स्थिति में पानी का रुख अपनी तरफ मोड़ने के लिए सभी अपनी तरीके से रिझाने का काम कर रहे हैं। जाति वर्गों में कोई छिपे हुए तरीके से कर रहा है, कोई खुलेआम कर रहा है। वो इतना वीरेंद्र चौहान जी, अब राजेंद्र जादौन जी अपना जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए आप। उनका उत्तर देने का अधिकार रखता हूँ। वीरेंद्र चौहान जी, देखिए ऐसा है कि ये बता दीजिए, क्योंकि समाज का विभाजन है जी, तो कोई भी सबके लिए ये बहुत अपरिहार्य हो गया कि जातीय समीकरणों की साधना करे। वो जिसको भी जो है राजनीतिक मैदान में तपस्या करनी है, वो राजनीतिक समीकरणों को साधने का काम जरूर कर रहा है, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। तो ठीक है कि उनकी पॉलिसी में सैद्धांतिक रूप से ये बातें ना भी हो तो भी वो कर रहे हैं। इनडायरेक्टली वक्त आता है तो वो मतदाताओं को रिझाने के लिए उस तरह के बयान जारी कर देते हैं। तो ये और इस तरह के वादे कर लेते हैं और सभी वो जो है चुनावी घोषणा पत्र में इस तरह के मुद्दे ले आते हैं। तो कोई भी बचा हुआ नहीं है। ये भारतीय राजनीति का कटु सत्य है कि वो जाति विभाजन है और सबको ही राजनीतिक सोशल इंजीनियरिंग करनी है। तो ये एक मजबूरी है, बिल्कुल सबको करनी पड़ती है। वीरेंद्र चौहान जी, अब आप अपनी बात का जवाब दीजिए, क्योंकि सबको ही कहीं ना कहीं इस बात पर विचार तो करना पड़ता है। किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को आप नाराज तो कर नहीं सकते। मैंने कब कहा कि किसी जाति या वर्ग को नाराज करना है? लेकिन कांग्रेस जातियों की, पंथों की अपीजमेंट का काम करती रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर बहुसंख्यक हिंदुओं का निरादर करना कांग्रेस की नीति रही है। हिंदू समाज को जातियों में बांटकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना कांग्रेस की नीति रही है। एक तरफ हिंदू समाज को बांटते हैं, दूसरी तरफ सनातन को खत्म करने की बात करने वाले उदयनिधि के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, उनके साथ वो गठजोड़ करते हैं। तो कांग्रेस का जो चरित्र है वो घनघोर सांप्रदायिक और घनघोर जातिवादी है। कांग्रेस ने
किस तरह से जाट आरक्षण आंदोलन के समय जाट समाज के नवयुवकों को भड़काकर सरकार पर ताकि उसकी छींटे आए, सरकार पर ताकि आंच आए, किस तरह से इन्होंने हरियाणा को जातिवाद की आग में झोंका था, हरियाणा भूला नहीं है। चले मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र चौहान जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया आपका केवल ढींगरा जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और राजेंद्र जादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।